Hello everyone. Today we'll talk about the capacitance of a parallel plate capacitor when a conducting slab and when a dielectric slab is inserted between the gaps. Fine. तो पहला टॉपिक है हमारा जब हम लोग इस गैप के बीच में, ये आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, जब हम इस गैप के बीच में एक कंडक्टिंग स्लैब को डाल देते हैं। कंडक्टिंग स्लैब का मतलब है एक मेटालिक स्लैब। आपको मैंने लास्ट क्लासेस में बताया था कि जो एक कंडक्टिंग स्लैब होती है, जो एक मेटालिक स्लैब होती है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होती है। ठीक है, देयर इज़ नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर। तो इसलिए मेरी यहाँ पे इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज़ीरो हो चुकी है। हमने यहाँ पे लेट कर लिया है कि जो ये थिकनेस है, जो हमने स्लैब लेट की है, जो इसके अंदर इंसर्ट की है, इसकी जो थिकनेस है वो टी है। इन दोनों प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो डी है। और इस प्लेट के ऊपर, इन प्लेट्स के ऊपर जो चार्जेस हैं, इसके ऊपर प्लस क्यू है और माइनस क्यू है। अब क्योंकि एक कंडक्टर जो होता है वो न्यूट्रल होता है, तो होगा क्या, इसके जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो सारे के सारे इस साइड आ जाएंगे, इसके सरफेस पे आ जाएंगे। बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्शन होगा। इसके पॉजिटिव चार्जेस इस साइड आ जाएंगे, बिकॉज ऑफ दिस चार्जेस नेगेटिव अट्रैक्शन होगा। ठीक है, और जो भी बाकी के बीच के चार्जेस होते हैं वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। ये मैं आपको पोलराइजेशन में समझाऊंगी, अभी यहाँ पे हम सिर्फ इतना ही करेंगे। ठीक है, तो लेट अस कंसीडर द थिकनेस ऑफ द कंडक्टिंग स्लैब इज टी। इफ अ कंडक्टिंग स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द गैप, चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू आर इंट्रोड्यूस्ड ऑन द लेफ्ट एंड द राइट फेसेस ऑफ द स्लैब, thus the net electric field inside the slab becomes zero due to the movement of free electrons from the right to the left inside the slab। इसीलिए जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड द स्लैब इज ज़ीरो हो जाती है। और बाहर का जो गैप बचा मेरा, ये सारा जो गैप बचा, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मेरी ई नॉट है। ठीक है, तो द इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट बिटवीन द गैप इज गिवन बाय ई नॉट, और इसका हमें पता है क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ये आपने लास्ट टॉपिक्स में भी पढ़ा है। जो जब यहाँ पे कुछ भी नहीं था, व्हेन देयर वाज अ वैक्यूम, तो इसकी जो फील्ड, जो इसका कैपेसिटेंस था वो मैंने मान लिया है सी नॉट था, एंड इट इज़ गिवन बाय ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ये भी हमने डिराइव किया था लास्ट लेक्चर में। ठीक है, V इज़ द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर विद द स्लैब। इट इज़ गिवन बाय V इज इक्वल्स टू टोटल पोटेंशियल क्या होगा, इस स्लैब की वजह से क्या है और इस गैप की वजह से क्या है। ठीक है, तो मेरा जो टोटल पोटेंशियल हो गया V इज इक्वल्स टू ई इंटू टी, क्योंकि E जो है वो स्लैब का इलेक्ट्रिक फील्ड है, T स्लैब की थिकनेस है, और हमें पता है जो V होता है इज इक्वल्स टू ई इंटू डी होता है। तो उस फॉर्मूले से मेरा E इंटू टी हो गया, प्लस ई नॉट, जो बाकी का गैप बचा, डी में से टी को माइनस कर दिया, तो वहाँ पे मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। क्योंकि आपको पता है ई नॉट ज़ीरो है, सॉरी ई की वैल्यू ज़ीरो है और ई नॉट की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, तो ये हमारा बन गया वी इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी। एंड वी नो दैट सिग्मा की वैल्यू चार्ज पर यूनिट एरिया होती है, वो आपने डाल दी। ठीक है, तो वी की वैल्यू बन गई है आपकी ए अपॉन ए क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी। एंड वी नो दैट सी इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी होता है लास्ट रिलेशन से। तो हमारा फिर उसके बाद पुटिंग द वैल्यू ऑफ वी हैव सी इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन क्यू ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी। क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया, तो ये आ गया आपका सी इज इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी। अगर मैं टी को डी के इक्वल ले लेती हूँ, मतलब जो मैंने स्लैब इंसर्ट किया है वो उसी थिकनेस की है जितना डिस्टेंस उस पैरेलल प्लेट के बीच में था, तो मेरा जो कैपेसिटेंस है वो क्या हो जाता है, इनफाइनाइट। यानी कि जब भी एक कंडक्टिंग स्लैब मैं इसके अंदर इंट्रोड्यूस करूँगी गैप में, हमेशा मेरा कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। द कैपेसिटेंस इंक्रीजेज व्हेन कंडक्टिंग स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन द गैप। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द प्लेट इज इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो इसके लिए भी मैंने वही सारी चीज़ें लेट कर ली हैं कि एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब लिया ऑफ थिकनेस टी इज इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट्स एंड द, मान लेते हैं ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, अब इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज़ीरो नहीं होगी, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक स्लैब मेरा एक इंसुलेटर होता है एक तरीके का, जिसके बारे में मैं पीछे बताया भी है आपको। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमने मान लिया है के है। ठीक है, तो ये कुछ डायग्राम इस तरीके से बनेगा। ई नॉट मेरी बाहर गैप में इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, ई जो है इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक स्लैब इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, क्योंकि प्लस इस साइड आ जाएगा, माइनस इस साइड आ जाएगा, तो इसकी डायरेक्शन जो होगी वो इस साइड आ जाएगी ई। ठीक है, अब हमें पता है
के की वैल्यू ई नॉट अपॉन ई होती है, ये भी मैंने आपको पीछे समझाया हुआ है कैसे होती है। यहाँ से आपने ई की वैल्यू निकाल ली, ई नॉट अपॉन के। दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 1। सी नॉट भी हमने लेट किया था जब वैक्यूम था, वहाँ पे ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी था, ठीक है। अब अगेन मेरा जो पोटेंशियल डिफरेंस है बिल्कुल उसी तरीके से निकालेंगे, v इज इक्वल्स टू ई इंटू टी प्लस ई नॉट डी माइनस टी, ठीक है। ई की जगह पे हमने ई नॉट इंटू ई नॉट अपॉन के डाल दिया, टी प्लस ई नॉट डी माइनस टी। ई नॉट आपने कॉमन ले लिया, टी अपॉन के प्लस डी माइनस टी अंदर आ गया आपका, ठीक है। हमें पता है ई नॉट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है और सिग्मा होता है क्यू अपॉन ए, तो ई नॉट की वैल्यू बन गई क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो हमने वैल्यू फिर से ई नॉट की पुट कर दी वी के अंदर। वी इज इक्वल टू मेरा ई नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के था, ई नॉट की वैल्यू डाल दी और फिर से हमने सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी लिया, वी की वैल्यू रिप्लेस की, क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, सी की वैल्यू आ गई ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ठीक है। अब इस रिलेशन से भी मुझे देखो क्या पता लग रहा है कि जो सी है, जब भी डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है कम होगी हमेशा इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो सी है वो सी नॉट से बड़ा ही होगा। इसका मतलब क्या है कि कैपेसिटेंस हमेशा इंक्रीज होता है। जब पेपर में क्वेश्चन आता है ना, कहीं पे भी अगर आपसे पूछते हैं कि हमने गैप के अंदर ये इंट्रोड्यूस किया है, वो इंट्रोड्यूस किया है, तो बताइए कैपेसिटेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये बढ़ेगा या कम होगा। तो कैपेसिटेंस हमेशा इंक्रीज होता है, ये आप याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर मैं डी को टी के इक्वल लेती हूँ तो मेरा अगेन बिल्कुल सेम निकल के आ जाएगा जो रिलेशन आपने पीछे किया था, सी इज इक्वल्स टू के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, कि जब हम लोग डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल देते हैं, यहाँ पे तो हमने स्लैब इंट्रोड्यूस किया है थिकनेस टी का, अगर हम वो पूरा मीडियम जो था इस पूरे मीडियम को डाइलेक्ट्रिक से फिल कर देते हैं तो मेरा जो कैपेसिटेंस आता है वो आपको पता है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी इंटू के आता है। तो वो चीज़ मेरी यहाँ पे प्रूफ हो रही है कि सी इज इक्वल्स टू के इंटू सी एप्सिलॉन नॉट होता है, सी इज इक्वल्स टू के इंटू सी नॉट होता है और के की वैल्यू सी अपॉन सी नॉट होती है। यानी कि आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द कैपेसिटेंस व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज इंट्रोड्यूस्ड टू द कैपेसिटेंस व्हेन देयर वाज वैक्यूम, ठीक है। इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं हम लोग, ये आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है 2.8, जिसके अंदर हमें बोला था कि हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस की है जिसकी थिकनेस है 3/4 इंटू डी, और इस स्लैब का जो एरिया है वो सेम है, ठीक है, जैसा एरिया मेरी प्लेट का था। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हमें बोल रखा है, तो हमने मान लिया सी नॉट हमारा एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी होता है, और जब हम लोग स्लैब को इंट्रोड्यूस करते हैं तो मेरा फॉर्मूला ये होता है, ठीक है, ई इज इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन के। इसके दो तरीके हैं, या तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करके कर लो जो हमने अभी पीछे निकाला है, कि यहाँ पे हमने क्या किया, सी इज इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन, ये फॉर्मूला था ना आपका, यहाँ पे टी की वैल्यू 3 इंटू डी अपॉन 4 प्लस 3d अपॉन 4 के करके कॉमन वगैरह लेके, ठीक है, यहाँ पे आ गया d/4 प्लस 3/4 d/k, यहाँ पे आपने d/4 कॉमन ले लिया, अंदर बचा 1 प्लस 3/k, एलसीएम ले लिया तो ये हो गया k प्लस 3 अपॉन के, 4 ऊपर चला गया तो ये बन गया 4 ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, के भी ऊपर चला गया तो ये बन गया आपका ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी 4k प्लस 3, और इसको हम सी नॉट बोल सकते हैं इस तरीके से। या फिर आप दूसरे तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या करना है, जो हमने पीछे किया था, फॉर्मूला लगाया था v इज इक्वल्स टू ई टी प्लस ई नॉट इंटू डी माइनस टी, और यहाँ पे t की वैल्यू रिप्लेस की है, ठीक है। तो यहाँ पे t की वैल्यू रिप्लेस करके इसको सॉल्व करके मेरा v नॉट, मेरा ये चीज़ निकल के आएगी v की वैल्यू, और हमें पता है कि v नॉट इज इक्वल्स टू ई नॉट इंटू डी होता है, और v इज इक्वल्स टू आपका v नॉट इंटू v इज इक्वल्स टू आपका ये v की वैल्यू थी, तो v की वैल्यू मेरी ई नॉट डी अपॉन 4k था ना, यहाँ से मैंने वैल्यूज़ वगैरह रिप्लेस की है, ठीक है। अगर यहाँ पे आप अपनी वैल्यूज़ वगैरह रिप्लेस करोगे, क्योंकि ये ई नॉट डी आ चुका है यहाँ पे, तो वी नॉट की वैल्यू वी नॉट इंटू डी होती है, तो इस ई नॉट इंटू डी की जगह पे मैंने वी नॉट डाल दिया है, के प्लस 3 अपॉन 4k एज इट इज़ है, तो ये आपका v इज इक्वल्स टू वी नॉट के प्लस 3 अपॉन 4k हो जाएगा, ठीक है। इससे मुझे ये ऐसा हमने इसलिए किया है, इससे मुझे ये दिख रहा है कि जो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस है ना वो कम हो रहा है। तो क्वेश्चन में ये भी पूछते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस के साथ क्या होगा,
तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा कम होगा, कई जगह पे इंक्रीज़ भी हो जाता है, तो ऐसा हम याद नहीं करेंगे कि हमेशा डिक्रीज़ होगा, बट कैपेसिटेंस हमेशा इंक्रीज़ होता है। इस केस में ये अभी फ़िलहाल के लिए डिक्रीज़ हो रहा है बाय फैक्टर k+3/4k। अब आपका फॉर्मूला ये होता है C=Q0/V, V की वैल्यू रिप्लेस कर दी, आपका Q0/V0 आपका बन गया C0, तो आपका वही रिलेशन आ गया जो यहाँ पे आ रहा था। ठीक है, ये इसको आप अपने आप ट्राई करना, और अगर कोई डाउट होता है तो यू कैन आस्क क्वेश्चंस।